हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। केवीएस एएमआरएस जा चुका है और मैंने आपको बोला था कि अब इस चैनल पे हम एचटेट नेट और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे या इन बिटवीन जो भी एग्जाम्स आएंगे उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सोचा मैंने था कि मैं जस्ट आफ्टर एग्जाम्स में स्टार्ट कर दूंगी, पर बीच में थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गए। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ स्कूल, तो वहां पे रेगुलर क्लासेस लगने लगी, तो शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया और चीजें जितना सोचा था उतना स्मूथ अब नहीं जा रही है। तो थोड़ा सा एक नया शेड्यूल, नई क्लासेस और अभी सब कुछ सिलेबस भी एनसीईआरटी ने ऑल ऑफ सडन सब चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा ना उसका भी ऑब्वियसली देखो, आप पढ़ा रहे हो और अब सिलेबस अगर चेंज हुआ तो आपको एक बार बुक देख के जानी पड़ती है। तो जितना मैंने सोचा था ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेरा डिले हो गया है। फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करूंगी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आए। रेगुलर इट मींस नॉट लाइक कि डेली ही वीडियो आएंगी, या वीक में जो भी मैं शेड्यूल करूंगी 3 to 4 वीडियोस वो डालने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि एस्टेट का कंप्लीट हमारा क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, क्या क्या सिलेबस में है, किस तरीके से हमें अपनी सिलेबस को प्लान करना है, क्या स्ट्रेटेजी अभी अडॉप्ट करनी है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एस्टेट क्लियर हो जाए। ये दोनों के काम आएगा। जो बिल्कुल फ्रेशर है, यानी जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, या जिनका ये सेकंड, थर्ड या मल्टीपल अटेम्प्ट है, तो दोनों ही केसेस में ये आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आखिरी अटेम्प्ट हो, या पहला या आखिरी जो भी है, लास्ट होना चाहिए। इसके बाद हमें एस्टेट नहीं देना, क्योंकि इस एस्टेट के बाद ये पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। देखो, सच किसी को नहीं पता सरकार कब क्या स्टेप उठाती है, किसी को भी नहीं पता। केवीएस की भी बहुत प्रिडिक्शन करी थी, सब फेल कर दी थी, तो नहीं पता रहता। ठीक है, लेकिन पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि एस्टेट के जो फॉर्म्स हैं वो मतलब जो एचपीएससी के हैं, जो हरियाणा में रिक्रूटमेंट के, टीचिंग रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, वो आपके 2026 के एंड होने से पहले निकल लेंगे। जो लास्ट हमारे 2023 में आए थे ये, और तब आए थे आई थिंक सितंबर अक्टूबर के आसपास। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि उसी टाइम या दिवाली के आसपास ही फॉर्म निकलेंगे। एग्जाम्स की गारंटी नहीं है कि एग्जाम्स इस साल होंगे कि नहीं, क्योंकि सरकार को टाइम हो गया है। ठीक है, हरियाणा में आए हुए, तो सरकार अपने टेन्योर में एक भर्ती तो निकाल के जाती है, और क्योंकि लास्ट जो भर्ती हुई थी उसमें टाइम हो गया है, वैकेंसीज बहुत है, तो पूरी पूरी उम्मीद यही है कि थोड़ा लंबा खींचेगी, नो डाउट लंबा खींचेगी, कि 2026 में वो फॉर्म निकालेगी, ताकि पब्लिक एंगेज रहे, लोगों को लगे, यूथ को लगे कि सरकार कुछ कर रही है। 2027 में जाके वो जाके एग्जाम्स लेगी, और एग्जाम्स लेके फिर जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो लगभग अगर सही तरीके से भी किया तो ये मिड 2027 लगा देगी, हो सकता है एंड भी हो जाए। लेकिन हाँ, हम टारगेट मान के चल सकते हैं कि हम दिसंबर तक हमें अपना सिलेबस करना है। तो उसके लिए एस्टेट आपका निकालना इस बार का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस बार का निकाला तो ही आप स्क्रीनिंग में बैठ पाओगे। अदरवाइज अगली जब इलेक्शन होंगे, फिर नई सरकार आएगी, तो लगा लो आराम से 3 से 4 साल का गैप आपका बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या क्या है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करें एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम पैटर्न को आप समझिए कि आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स बन गए आपके 150। सबसे अच्छी जो बात है वो है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे आप गैस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैस वर्क भी कैलकुलेटिव, लाइक आपको डर नहीं लगेगा। और जब हम डर नहीं होता ना, तब हम ज्यादा तुक्के गलत मार के आ जाते हैं। जब कहीं ना कहीं डर होता है तो दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। और यहाँ पे भी गैस कई बार ना नेगेटिव होते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन में हम गलत करके आ जाते हैं, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस या एक जो प्रेशर कई बार होता है ना, कि प्रेशर और स्ट्रेस कई बार पॉजिटिव तरीके से काम करता है हमारे ऊपर, तो वो प्रेशर नहीं होता। तो इसमें कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं इसी रीजन से। और जो दिमाग से काम करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेटेजी से काम करेंगे, वो इसका पूरा पूरा फायदा भी उठा ले जाते हैं। एग्जाम का जो आपका टाइम है वो 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये टाइम मैं ये कहूंगी कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, अगर पेपर आपके फेवरेबल आया, आप लाइक जो आपने प्रिपरेशन करी और वैसा वैसा ही पेपर आ गया, आपकी रिवीजन आपका स्ट्रॉन्ग था, तो 2.5 घंटे आपके लिए ज्यादा रहेंगे। आप हो सकता है आधा पौना घंटा पहले ही पेपर करके बैठ जाए, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग बहुत कैलकुलेटिव नहीं आता है। ठीक है, ये है जी आपका प्रॉपर सिलेबस, लाइक जो सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आपका रहने वाला है। आपका जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये रहेगी आपकी पूरी पूरी 30 मार्क्स की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, जो खुद के सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल से पढ़ा रहे हैं, और उनका फिर भी एस्टेट क्लियर नहीं हो रहा अब तक।
मतलब मुझे जब ये चीज पता चली, और ऐसे एक नहीं बहुत से लोग थे, मैं खुद सरप्राइज थी। मुझे लगता था जितने भी लोग लाइक जैसे प्राइवेट स्कूल में भी हैं, तो जितने भी लोग जो सीनियर टीचर्स है जो बड़ी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं या जो पर्टिकुलर अपना ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उनका तो एस्टेट हो गई। बट फॉर अ सरप्राइज मुझे पता चला उनका नहीं हो रहा है क्लियर। रीजन ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो ऐसे ही लग गए, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उनका अपना सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन सीडीपी की तैयारी नहीं करते। और खाली अपने सब्जेक्ट में आप 60 ही तो नंबर लेके आ पाओगे। और इस सब्जेक्ट में भी क्या होता है कि आपके जो टीचर पढ़ा रहा है लाइक 11-12 पढ़ा रहा है, ठीक है, सपोज आपका पीजीटी का सब्जेक्ट है, वो 11-12 पढ़ा रहा है, इस सिलेबस में आपके ना पीजीटी और ग्रेजुएशन के भी, पीजीटी के तो बहुत कम होते हैं, ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स आते हैं, और वो टॉपिक्स वो टीचर पढ़ता नहीं है या उसने अपने ही ग्रेजुएशन के टाइम पढ़े होंगे, तो वहां अगर उसने प्रिपरेशन नहीं करी उन टॉपिक्स की, तो यहाँ पे भी उसके 60 आउट ऑफ 60 आने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। एक तो रीजन हुआ ये। सीडीपी को वो बिल्कुल टच नहीं करते, या सीडीपी को ऐसे टच करेंगे, चलो एक वीक पहले ना मैराथन वीडियोस देख ली। सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है, यकीन मानिए मैराथन से नहीं हो सकता। वो मैराथन उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने उसका कंसेप्ट समझा है। अगर आप सोच रहे हो ना एक वीक पहले आप पीवाईक्यू देख लोगे और आपका सीडीपी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्पेशली पीजीटी में, पीजीटी सब्जेक्ट की लास्ट टाइम की आप सीडीपी उठा के देना, आपका दिमाग हिल जाएगा। मैं मानती हूँ पीआरटी और टीजीटी लेवल तक फैक्चुअल चीजें आती हैं, लाइक फैक्ट पूछ लेगा, कोई ईयर पूछ लेगा, किसी थ्योरिस्ट का नाम पूछ लेगा, ठीक है, किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन पीजीटी का जो सीडीपी है वो आप तभी कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। कोई केस दे देगा और केस से पूछेगा इसमें कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है या ये थ्योरी किसने दी, मतलब बहुत कंसेप्चुअल चीजें पूछी जाती है। तो अगर आपका पीजीटी का सब्जेक्ट है तो मैं कहूंगी आपको सीडीपी बहुत डीप में पढ़नी पड़ेगी। पीआरटी टीजीटी पे फैक्चुअल यानी कुछ रट्टे वाली चीजें जो सब आप रट के कर सकते हो, ऐसी चीजें आ जाएंगी, वो भी ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ रट के ही आप पूरा पेपर कर लोगे। सीडीपी का कंसेप्ट आपका वहां पे भी क्लियर होना चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट के साथ साथ, सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है नो डाउट, बट उसके बाद इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ इक्वली इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों ही टॉप इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स है। ये 60 मार्क्स का है, ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन 60 और 30 सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। देखो एग्जाम फ्रेम ही इस तरीके से किया गया है, समझो एग्जामिनर की चालाकी, कि अगर कोई पर्सन ये सोच रहा है ना कि यार सिर्फ क्योंकि 90 मार्क्स है, 90 मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता 150 में आपके 120 नंबर आए हैं या आप सिर्फ 90 पे हैं, इन मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई यहाँ पे आपको टॉपर की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, कोई इसका एक्स्ट्रा आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग मतलब क्वालिफाइंग, दैट्स इट, ठीक है। अब आप देखो 60 जो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरे 60 ले आओ पूरे 30 ले आओ, नेगेटिव नहीं है फिर भी, क्योंकि कोई ना कोई जब स्ट्रेस नहीं होता कोई ना कोई क्वेश्चन आप गलत करके जाओगे। तो यहाँ से एग्जैक्ट अगर ये फिर भी आपने 100% कर लिए तब जाके आपके 90% बनते हैं। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो 89 बनेंगे और 89 होते ही आप हो जाओगे डिसक्वालीफाई। तो एग्जाम फ्रेम ही इस तरीके से किया गया है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमारा सीडीपी हो गया। हिंदी और इंग्लिश, देखो हिंदी इंग्लिश के लिए मैं ये कहूंगी आप मान के चलिए आपका जुलाई में एग्जाम है ना, तो आपके पास पूरा अप्रैल आज डेट है 7 को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कोशिश करूंगी आज ही अपलोड कर दूं, या आप 8 से मान के चल लीजिए, हो सकता है कुछ 8-9 को देखेंगे ये वीडियो। तो 8 अप्रैल, फिर 8 मई और फिर 8 जून, ठीक है, ये आपके 2 महीने, और 8 जुलाई, मैं जो कह रही हूँ कि जुलाई का तो काउंट ही मत करो, आपके पास पूरे पूरे 2 महीने तो पूरे पूरे हैं ही, ठीक है। अब इन 2 महीनों में हिंदी और इंग्लिश में आपको मास्टरी नहीं करनी, 15-15 नंबर की आ रही है, इसका मैं आपको कोशिश करूंगी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं जिनसे मैंने प्रिपरेशन करी थी। वो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी कंटेंट है स्टेट के रिगार्डिंग वो एक सीक्वेंस में दे दूंगी, जो भी कंटेंट मेरे पास है, कुछ लगेगा कि अगर डाउनलोड करना करके देना तो मैं वो भी करके दे दूंगी, ठीक है। बाकी इसके लिए सजेस्टिव ये है कि आप पीवाईक्यूज कर लीजिए, ठीक है, पीवाईक्यू उठा लो, पीवाईक्यू करो। लास्ट ईयर की हिंदी बहुत गंदी आई थी, गंदी मतलब लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स थे जो हिंदी में मेरा तो पढ़ के दिमाग खराब हो गया था कि ये भी ऐसे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं हिंदी में। तो हल्की हिंदी नहीं आई थी भाई, क्योंकि मैं या तो ये लगा लो मैं हल्की में ले रही थी, मैंने पीवाईक्यू करे थे, पीवाईक्यू में भी उस लेवल की हिंदी नहीं आई थी जैसा लास्ट ईयर पीजीटी के पेपर में आई थी। तो हिंदी का अच्छा लेवल था। इंग्लिश ओके है, इंग्लिश अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू करोगे चल जाएगा, हिंदी से भी हो जाएगा,
ठीक है, बस आपको ये देखना है कि हिंदी से कौन से टॉपिक आ रहे हैं, इंग्लिश से ज्यादातर कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ये काम भी मैं आपके लिए करके दे दूंगी। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं सिलेबस आपका अटका के नहीं चलूंगी। अगर मेरे से पास टाइम नहीं होगा ना कि मैं रेगुलर क्लासेस लेके आ पाऊँ, तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी उस चीज के लिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। पर हाँ, कंटेंट में कमी नहीं रहेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जुड़े रहिए। इसका मैं पूरा कंटेंट और एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि सीडीपी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स ये हैं अपने टॉपिक्स हैं, इनके पीवाईक्यू का एनालिसिस कि पीवाईक्यू बेसिस पे कौन सा टॉपिक आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर साल आ रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसके पीवाईक्यू की भी हम प्रैक्टिस करें चैनल पे। नेक्स्ट आता है आपका ये सॉर्टेड। नेक्स्ट आता है आपका जीके रीजनिंग मैथ। ठीक है, जीके का पार्ट समझो। देखो, हर क्वेश्चन जो ये है पार्ट है वो 10-10 नंबर का है। इससे पहले क्लैरिफाई नहीं था। अप्रोक्सीमेटली कभी 8 नंबर का आ गया, या जो हिंदी इंग्लिश है कभी 10 नंबर की ये आ गई और ज्यादा मार्क्स की ये दे दी, इस तरीके से होता था। लेकिन इस बार क्लियरली बताया हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क्स का है, तो दोनों 15-15 के आएंगे। ये 3 सब्जेक्ट्स अगर दिए तो इस बार क्लियरली बताया हुआ है कि 10 मार्क्स का ही आएगा। कई बार ये होता था कि जैसे मान लो रीजनिंग के 12 दे दिए, मैथ्स के 8 दे दिए, ऐसे रहता था, तो कुछ फिक्स नहीं था। बट इस बार फिक्स करके बताया है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत हाई लेवल का नहीं आता। पीवाईक्यू से आपका इजीली हो जाएगा। कोई आपको कोड से नहीं करना, कोई आपको इसमें एक्सपर्टीज नहीं लेके आनी। मैथ, रीजनिंग और मैथ्स के लिए सिर्फ आपको पीवाईक्यू करना है। ठीक है, डन। अब बात आती है हमारी जीके की। जीके में क्या आएगा भाई, आपका करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर यूजुअली किसका आता है, हरियाणा से रिलेटेड। इसका भी मैं आपको प्रॉपर पीवाईक्यू स्टडी करके बता दूंगी। करंट अफेयर का कितना टॉपिक आता है, कितना नेशनल से आता है, कितना इंटरनेशनल आता है और कितना हरियाणा से आता है, और हमें कौन सा ज्यादा करना है। क्योंकि जीके मैंने खुद लाइक करंट अफेयर पूरे साल की करी थी केवीएस ईएमआरएस के लिए, कोई भी फायदा नहीं हुआ। जितने क्वेश्चन करके आप आई ना, 5-6 क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करे थे वो बिल्कुल सही थे। लेकिन करंट अफेयर ऐसा था कि मतलब यार, 1 साल करने के बाद भी, 1 साल का अगर करंट अफेयर करने के बाद भी नहीं आ रहा, तो फिर आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब 2023 का डेटा पूछा हुआ है, 24 का डेटा पूछा हुआ, कोई सेंस है? करंट का तो आपने सेंस ही खत्म कर दिया, उस वर्ड की तो इज्जत ही खत्म कर दी। करंट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 और मैक्सिमम 6 महीने, बस 6 भी मुझे ज्यादा लगते हैं। लेकिन ठीक है, तो करंट पे मैं कहूंगी कि ये लास्ट वाला टॉपिक है। कुछ टॉपिक है जो मेजर, जिससे लगेगी उम्मीद आने की, वो मैं आपको करवा दूंगी। क्लास का टाइम हुआ क्लास के फॉर्म में, नहीं तो पीडीएफ के फॉर्म में, ये मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, करंट अफेयर तो उसमें बहुत ज्यादा मत करना, क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, हमें रैंक नहीं लेके आनी। तो जीके में 2 पार्ट हो गए। एक आपका आ गया जो मैंने करंट अफेयर बोला, दूसरा आएगी इसमें हरियाणा जीके। अभी देखो 10 नंबर के क्वेश्चन में कितना ही आ पाएगा। हरियाणा जीके की मैं प्रॉपर आपको बुक बता दूंगी। जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए थे हरियाणा में, लाइक मैंने एस्टेट दिया, मैंने सीईटी दिया, ज्यादा एग्जाम्स नहीं दिए, 2 एग्जाम्स दिए थे, और सीईटी में भी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सीईटी के भी डायरेक्ट जब मैंने क्वेश्चन मैच करे ना, तो उस बुक से एज इट इज क्वेश्चन उठाए हुए थे। ठीक है, नो डाउट जो स्टैटिक है वो किसी भी बुक से उठा लो, स्टैटिक स्टैटिक ही रहेगा, फिक्स रहेगा। कोई भी बुक पब्लिशर क्लेम कर सकता है कि ये मेरी बुक से आया है, पर मैंने उस बुक से पढ़ा, लैंग्वेज इजी है, सब सॉर्टेड दिया हुआ है। मैं वो आपको शायद प्रदीप सर की बुक है, मैंने उनकी एक टाइम पे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करी थी बहुत साल पहले, क्योंकि मेरा ऐसा है कि कोई सरकारी नौकरी लगनी थी, खाली बैठा नहीं जा रहा, तो जब भी फॉर्म निकलते हैं मैं फिल कर देती हूँ। ठीक है, तो उस टाइम भी मैंने उनकी क्लासेस ली थी, तो बहुत अच्छी है। तो आप करंट अफेयर मतलब जो हरियाणा जीके, उसके लिए उनकी क्लासेस भी ले सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने ली थी, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा उन्हीं की बुक आती है, मैं प्रॉपर फोटो भी बता दूंगी आपको अगली क्लास में जब इसका डिटेल बताऊंगी, तो वो आप बुक भी ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। तो हरियाणा जीके सॉर्टेड। ठीक है, यहाँ तक हमारे हो गए हैं 3 सब्जेक्ट्स डन। डन। अब आ गया आपका सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। अब देखो, मेन सब्जेक्ट मेरा खुद का क्या है, कॉमर्स। तो कॉमर्स में तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सकती हूँ, अदर सब्जेक्ट्स में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप दूसरे किसी सब्जेक्ट के हैं, तो ये जो टॉपिक्स है इनके लिए तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, लेकिन अपना सब्जेक्ट जो है ना वो आप संभाल लीजिएगा। कॉमर्स की गारंटी मैं लेती हूँ, और ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स है इनकी गारंटी लेती हूँ। कॉमर्स के अलावा अगर आपका इको हो गया, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, जो भी आपका है, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो देखो पॉसिबल भी नहीं है। आपका सब्जेक्ट आप ज्यादा अच्छे से समझते हो। बेस्ट एक ट्रिक यही बताऊंगी, कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू उठाओ। ठीक है, 1 दिन लगा लो, 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से करो, पीवाईक्यूज उठाओ। सपोज आपने उठा लिया 2018 का, आपने अपना सपोज आपका केमिस्ट्री है, उठाया, आपने 60 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देखे, आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, 60 क्वेश्चन के 60 टॉपिक्स लिख लिए।
फिर आप देखोगे कोई कोई टॉपिक ऐसा है कि एक ही टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया फिर एक समरी लिख लो उसकी कि भाई ये वाला, अब मेरे को नाम भी नहीं पता क्या ही लिखूं, लाइक कुछ भी एक आपका टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम लिखा और आपने ये देख लिया कि इससे 5 क्वेश्चन आए हैं, इससे 4 आए हैं, इससे एक ही आया है, इस सिलेबस से इस टॉपिक से 0 आया है। तो आपको ये जो आप होमवर्क करोगे ना, इससे आपको ये पता चल जाएगा आपके सब्जेक्ट में हरियाणा के एग्जाम्स में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। फिर उन टॉपिक्स को पहले करो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो आप बात आ गई पीआरटी की। पीआरटी में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, बाकी सब कॉमन है। ठीक है, ये वाले जो 3 पार्ट्स है ये हर पोस्ट के लिए कॉमन है, मार्क्स भी कॉमन है, सेम यही है। बस पीआरटी के लिए क्या चेंज है, सब्जेक्ट कंसर्न आपका क्या हो जाएगा, मैथ प्लस ईवीएस, और वो 60 मार्क्स का है। ठीक है, और ये दोनों 30-30 मार्क्स के आएंगे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी। अब भी बारी आती है कि हमारी प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैंने किया और मैंने करके फर्स्ट अटेम्प्ट में और बिल्कुल लिमिटेड टाइम में, कि दिन के 3 से 4 घंटे निकाल रही थी, और वो 4 घंटे भी ऐसे फ्रेश माइंड वाले नहीं थे, दिमाग थका रहता था, बॉडी थकी रहती थी, कोल्ड कॉफी पी पी के अपने आप की नींद भगाती थी मैं। ये सब करके मैंने किया, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी मैं आपको वो बता रही हूँ। आपकी स्ट्रेटेजी भी अच्छी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही मेरी वाली परफेक्ट है, पर जो चीज का लाइक मेरे लिए जिसमें फायदा दिया मेरे को, जो चीज मेरे लिए अच्छी रही, वही मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। अदरवाइज किसी और की वीडियो देख के उसकी स्ट्रेटेजी अपनी वीडियो में डालना, ये मेरा काम नहीं है। जो मैंने किया, जो प्रैक्टिकली मैंने समझा, या फिर अगर मैंने कभी वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की तो किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सुन के और फिर आपको बताती हूँ मैं ऐसी चीजें जिसका रिजल्ट मैंने खुद देखा है। ठीक है, ऐसे हवा में बातें नहीं करती। तो प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने वाले से कंपेयर कर लेना, आपकी भी अच्छी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि यही आपको फॉलो करनी है, लेकिन आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। किसका सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस मत उठा के बैठ जाना। कौन सा कलर लें, चलो ये ले लेते ऑरेंज। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, जैसे मैं भी एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स का। ठीक है, मैथ्स है तो आपका मैथ्स। आप देखो एचएसएससी ने क्या सिलेबस दिया है, वो सिलेबस अपना पूरा करो। पूरा करने से पहले आप पीवाईक्यूज को देखो, जो जस्ट मैंने अभी बताया है, पीवाईक्यूज को देखो, टॉपिक्स लिख लो, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर करो, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाओ कि जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको धीरे धीरे लास्ट में। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन करना है इनका, सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना। हर टॉपिक को, भले ही आपका 50% सिलेबस हो, लेकिन उसका प्रॉपर रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि 50% में अगर 10 क्वेश्चन भी आ गए तो वो 10 क्वेश्चन आपसे कोई एक नंबर भी इधर की उधर नहीं कर सकता। इतना करना। आप 100% सिलेबस कर लो, आता आपको आपसे 5 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे क्योंकि रिवीजन नहीं किया, आगे बढ़ते गए, पीछे का भूलते गए, तो ऐसा नाम करके भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। किस किस का, एक तो अपना मेन सब्जेक्ट का, और दूसरा किसका करना है, सीडीपी। इन 2 चीजों का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, हरियाणा का स्टैटिक जीके है, ये सिर्फ करने हैं आपको पीवाईक्यू से। आगे बात समझ में, इनके सिर्फ पीवाईक्यू करने, कोई अलग से हिंदी की इंग्लिश की बुक उठा के मत बैठ जाना। अगर मैं भी कोई पीडीएफ, जैसे मेरे पास प्रॉपर बुक्स हैं, उनकी पीडीएफ भी शेयर करूं तो उस पीडीएफ में से सिर्फ उतना ही पोर्शन पढ़ना आप लोग जो सिलेबस में दिया हुआ है, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करना, सिलेबस करना है सिर्फ ये 2 मेन सब्जेक्ट्स का, सीडीपी और आपका खुद का सब्जेक्ट। ठीक है भाई, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने एचटेट के लिए जितने भी साल के अवेलेबल आपको मिल सके, जितने भी साल के, चाहे वो 10 साल के हो, 15 के हो, 5 के हो, जितने भी साल के अवेलेबल हो जाएं, गूगल करो, फ्री में मिल जाएंगी पीडीएफ। जरूरी नहीं है कि आप बुक खरीदो, आप चाहो तो बुक खरीदो, चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करो, फोन में, टैब में, लैपटॉप में नहीं हो पा रहा है तो उसकी प्रिंट आउट निकलवा लो, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे करवा लो। ठीक है, उन क्वेश्चंस को, सपोज आपके पास सिर्फ 5 ही साल की पीवाईक्यू अवेलेबल हो पाए, ऑल्दो इसके भी मैं प्रोवाइड करूंगी आपको। ठीक है, लेकिन अगर ये 5 भी कर रहे हो ना, तो 5 को कम से कम 5 बार कर लिया है आपने। जो क्वेश्चन इसमें आ गया उसी टॉपिक को वो कर लो। जैसे आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, सपोज आपके आउट ऑफ 150 आपके 50 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं,
ठीक है। अभी 50 क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ आपके तुक्के से सही हो गए, क्योंकि दिमाग में प्रेशर तो था नहीं, तुक्का मारा सही हो गया। वो आपको ही पता है कि ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपका बिल्कुल नॉलेज की वजह से ठीक हुआ है या तुक्के की वजह से ठीक हुआ है। अगर तो वो गैस वर्क से ठीक हुआ है तो उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, यही तरीका है पीवाईक्यू करने का। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू रट्टा मारोगे कुछ जादू हो जाएगा। नहीं, पीवाईक्यू करने का मतलब है कि आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का क्या लेवल है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप उन टॉपिक्स को क्लियर करो अगर आपकी क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो 5 साल के क्वेश्चंस रिपीटेडली करो और ऐसे करो कि फिर आपके फुल मार्क्स आने लग जाए। जो टॉपिक इसमें अटक रहा है ना उसी को रिवाइज कर लो। अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं करना, ये मैं इस वाले का ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि 2 महीने में, अगर आप आज ये वीडियो देखने के बाद ही स्टार्ट कर रहे हो और आपका सिलेबस 2 महीने में नहीं पूरा हो पाएगा, ऐसा आपको लगता है क्योंकि सब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत हैं, ठीक है, और थोड़ा मुश्किल है, ठीक, और अगर आप वर्किंग हो या फिर घर पे कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हो तो और मुश्किल हो जाती है चीजें। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके लिए मैं नहीं बोल रहा ये रामबाण है पीवाईक्यू, क्योंकि एचटेट की ना खासियत ही यही है, खासियत कह लो या फिर आप कमजोरी कह लो, ये पीवाईक्यूज रिपीट करता है। कुछ क्वेश्चन तो आपको एज इट इज सेम लैंग्वेज विद सेम एमसीक्यूज दिखने को मिलेंगे, इवन एमसीक्यू शफल भी नहीं होते। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट हमें उठाना है, इसकी कमजोरी है और हमें इसका फायदा उठाना है। इसलिए बोल रही हूँ कि एचटेट के लिए पीवाईक्यूज रामबाण है। कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आ जाओ जी मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट कहाँ से करने हैं? देखो, मैंने जहां से करे थे मैं बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी ऐप है। कभी ना कभी आप, अगर आप इससे पहले से तैयारी कर रहे होगे तो कभी ना कभी आपने टेक्स्ट बुक के बारे में सुना भी होगा और जरूर इस पे विजिट भी किया होगा। टेक्स्ट बुक से बढ़िया ऐप मैं, क्योंकि मैं ज्यादा ऐप्स पे जाती नहीं हूँ, एक जगह जहां सेटिस्फेक्शन मिल गया, चाहे कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई ऐप हो, मैं फिर इधर उधर नहीं घूमती। लिमिटेड कंटेंट रखो, उसी पे भरोसा रखो, उसको अच्छे से करो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे आपको फ्री में भी मिल जाएगी। कई बार ना ऑफर चलता रहता है। मैंने तो कुछ 100 रुपए में ना पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, शायद लास्ट ईयर की कब की बात है। और मैं लगभग हर एग्जाम, फिर मैंने केवीएस ईएमआर सबके मैंने फ्री में एग्जाम्स दिए थे। तो उसकी ऐप डाउनलोड कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। बहुत बार वो ऑफर चलाते हैं, 100, 150, 200 रुपए में पूरे साल भर का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। और अगर एक्सेस नहीं मिल रहा तो परचेज कर लो, मतलब आपको रिग्रेट नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, परचेज भी करना पड़ा ना तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। पहले तो कोशिश करो फ्री वाले करो, क्योंकि फ्री शायद हफ्ते में या 2-3 दिन में एक आपको वैसे भी फ्री मिल जाता है उसमें। ठीक है, एक, या फिर जब दूसरा फ्री आएगा वो कर लो। अगर पैसा नहीं लगाना चाहते उसमें भी काम चल जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट तो ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ना जो भी पैटर्न चल रहा था उसके हिसाब से ही क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट फ्रेम करता है। और सबसे अच्छी बाजू मुझे टेक्स्ट बुक की लगती है ना, जैसे मैं अपने बच्चों को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ तो मैं उनके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन निकाल के देती हूँ। उस क्वेश्चन ये होगा, उसके नीचे क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन। उस क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन का क्या मीनिंग है पूरा, ये नहीं कि जो आपका करेक्ट है या जो एक ऑप्शन सही है उसी का एक्सप्लेनेशन है। पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इवन उसका रिलेटेड टॉपिक से भी बारे में बता देता है। तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो टेक्स्ट बुक आप जरूर करना मॉक के लिए, और किसी ऐप पे मत जाओ, ट्रस्ट मी हो जाएगा इसी से। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और भाई वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, लाइक करने के लिए सिर्फ इसलिए बोल रही, पहली बार बोला मैंने, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि आपकी वो लाइक वाली हिस्ट्री में जो प्लेलिस्ट होती है उसमें वीडियो सेव हो जाती है आपकी। यूट्यूब पे सेव करने का ये तरीका है। ठीक है, आप दोबारा देखना चाहो, जब भी आपको लगे तैयारी कर रहे हो और अब स्टक हो गया कैसे करें, दोबारा देख लो, वीडियो ओपन करके स्किप करके देख लो, थोड़ा थोड़ा स्पीड में करके देख लो। ठीक है, डेली शेड्यूल। ठीक है, ये शेड्यूल भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ, जो भी आपका टाइम है, जितना भी जैसे आपको टाइम मैनेज हो पाता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मॉर्निंग में क्या करो, आपका जो कोर सब्जेक्ट है ना उसको करो। ठीक है, मॉर्निंग का जैसे मैं क्या करती थी, मैं 4 AM उठ जाती थी क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता था। ठीक है, और किचन का भी काम है, ब्रेकफास्ट भी रेडी करके जाना पड़ता था। तो मैं सुबह 1 से 1.5 घंटा, लाइक 5 to 5:30 तक मैं पढ़ती थी। तो सुबह का 1 से 1.5 घंटा मैंने अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ लिया। और कई बार ऐसा होता था कि मेन सब्जेक्ट पढ़ने का जैसे कोई टफ टॉपिक आ गया, ठीक है, अब सबकी ये आदत है कि टफ टॉपिक आ गया समझ में आता नहीं तो उसको हम ना शिफ्ट करते जाते हैं, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता था। तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में अगर मेन सब्जेक्ट लिख दिया तो वही करूंगी। कई बार मूड ऐसा होता था, या चल हिंदी कर लेते हैं या करंट अफेयर कर लेते हैं, तो कई बार मैं इसको चेंज भी कर लेती थी मूड के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं क्योंकि आप मतलब स्ट्रेस से या फिर परेशान होके बोरिंग बना के उस चीज को अर्ली मॉर्निंग्स में, जब आप 1-1.5 घंटा, जब आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ सकते हो, और उस टाइम आपने ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जो आपका उस दिन पढ़ने का मूड ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा।
तो बेटर है जब आपका अगर मूड है, कोशिश करो कि पहले तो अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो। कभी कभार अगर होता है मूड स्विच हो रहा है तो अपना सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। देन आफ्टरनून में आप कर लो सीडीपी। मैं क्या करती थी, स्कूल से आने के बाद मैंने कर लिया, ठीक है, और वही बता रही हूँ, मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग थोड़ा शफल कर देती थी। ठीक है, फिर आपने सीडीपी कर लिया आफ्टरनून में। इवनिंग की शिफ्ट में आप लैंग्वेज लगा लो कि चलते फिरते, क्योंकि लैंग्वेज हमें ज्यादा नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 10-10 मार्क्स के 15 मार्क्स के आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, जैसे पर्यायवाची हो गया, 2-3 क्वेश्चन तो पर्यायवाची के आ जाएंगे, अलंकार से पूछ लेगा, संधि से पूछ लेगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी अलग से वीडियो में, ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो इंग्लिश हिंदू आप चलते फिरते कि हम आधा 1 घंटा बैठ गए, चलते फिरते अपना कर लिया, वॉक करते टाइम कर लिया, कोई वीडियो सुन ली, जो प्रॉपर हिंदी की करवा रहे हैं उनकी वीडियो सुन ली। ठीक है, रात के टाइम आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लग रहा है कि पूरा दिन का आपका हेक्टिक शेड्यूल है और रात के टाइम तक आप थक जाते हो और अब प्रैक्टिस करने का मूड नहीं बनता, तो प्रैक्टिस वाला पोर्शन मॉर्निंग में रख लो, क्योंकि सबकी लाइफ की कंडीशन अलग अलग है, सबकी बॉडी की एनर्जी लेवल अलग अलग है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जस्ट अभी लाइक अपना ग्रेजुएशन पीजी किया है, वो एस्टर देने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनकी बॉडी की और माइंड की एनर्जी अलग होगी। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो घर का काम भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, बच्चे भी है, उनकी एनर्जी अलग होगी। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, पूरा टाइम लाइब्रेरी में बैठे हैं, सिर्फ पढ़ने का काम है, उनकी एनर्जी अलग होगी। तो वो अपना एनर्जीज के हिसाब से अपने सिलेबस को एडजस्ट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आप एक दिन में 3 से 4 घंटे नहीं निकाल सकते, तो ऑल्टरनेट डेज पे कर लो। एक दिन मेन सब्जेक्ट कर लिया, साथ में एक हल्के सब्जेक्ट कर लिए। ठीक है, दूसरे दिन आपने सीडीपी ले लिया, सीडीपी के साथ आपने जीके उठा लिया। इस तरीके से एक मेन सब्जेक्ट ले लो, एक उसके साथ हल्के वाला सब्जेक्ट ले लो। इस तरीके से पे आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी वीडियो में बता दिया कि अरे मैं क्वालिफाई मैंने कर लिया, मेरी ये स्ट्रेटेजी थी, तो आपको आंख बंद करके उसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी नहीं। अपने दिमाग यूज करना है और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आपको चीजों को एडजस्ट करना है। डन, यहाँ तक कोई इशू हो तो बता दीजिएगा। फाइनल टिप, किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन प्रॉपर करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका रिवीजन करना है। मैं बताऊंगी, इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी कि मैं प्रॉपर रिवीजन कैसे करती थी। यकीन मानिए वो रिवीजन करते टाइम तो फिर भी थोड़ा सा बोरिंग लगता था, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिजल्ट था। ठीक है, मुझे खुद ऐसा लगता है कि अगर सेम मैं चीज केवीएस के टीयर 2 के लिए कर पाती, जो नहीं हो पाई, उतना अच्छे से नहीं हो पाई जितना किया था, जस्ट बिकॉज जो भी रीजन थे, सो एंड सो बात कही, बस अब हो गई, ज्यादा डिस्कस नहीं करते उसके बारे में। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद जितना हुआ उससे बहुत अच्छा कर पाती मैं। ठीक है, तो रिविजन का बहुत अच्छा रोल है, तो रिवीजन प्रॉपर करो। कैसे करना है या मैं कैसे करती थी उसकी भी मैं आपको प्रॉपर से वीडियो बता दूंगी। बाकी जो भी टॉपिक है उसको 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर लो कि दोबारा आप ना भूलो उसको। मॉक टेस्ट रेगुलर देने हैं, साइट मैंने आपको बता दी है, टेक्स्ट बुक से देने हैं और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, 10 सोर्सेस उठा लो, 20 उठा लो, फायदा कुछ होना नहीं, सब टाइम वेस्ट होगा, टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है, जो ऊपर की 2 चीजें कर रहे हो इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सिलेबस हो गया एक बार, सिलेबस के बाद अब क्या बचा है, अब जब सिलेबस को दोबारा पढ़ रहे हो तो रिवीजन में तो काउंट हो जाएगा। रिवीजन क्या, मॉक टेस्ट क्या, एक चीज और लिख देती हूँ, एनालिसिस। अगर आपने अपने मॉक को एनालाइज नहीं किया, चेक नहीं किया कि कौन से टॉपिक में आपके मार्क्स कटे हैं, भले उस दिन का थक गए हो, टेस्ट दे के बोर हो गए हो, नेक्स्ट डे कर लो, लेकिन करो जरूर। दूसरा टेस्ट तभी दोगे जब पहले वाले टेस्ट को एनालाइज कर लोगे। लिख लो टॉपिक्स, आपकी ये वाले टॉपिक्स गलत हुए। ठीक है, सेम वही पैटर्न जो मैंने पीवाईक्यू में बताया था कि कैसे पीवाईक्यू को स्टडी करना है, सेम वही मॉक टेस्ट के साथ। तो ये कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। रिवीजन, रिवीजन किया, मॉक दिया, एनालाइज किया, देन रिवीजन किया, मॉक दिया, एनालाइज किया। ये नहीं कि 4 दिन 5 दिन हफ्ता किया उसके बाद अरे यार नहीं छोड़ो, वो नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में पहले भी बात कर चुके हैं, आपका सीडीपी। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट। सीडीपी पूरे पूरे 30 नंबर का आएगा, बिना पढ़े नहीं कर पाओगे, पहले ही बता रही हूँ। सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा 60 नंबर का आएगा, ये भी बिना पढ़े नहीं कर पाओगे। अगर किसी का सब्जेक्ट में मास्टरी बन चुकी है तो भी बिना सीडीपी के वो एस्टेट क्लियर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि नेगेटिव नहीं है और आपके तुक्के सही हो गए, सिर्फ उसी केस में, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने एक दिन भी बुक नहीं उठाई और गए हैं स्टेट, उनका क्लियर हो गया। तो भाई अगर उतनी अच्छी आपकी किस्मत है कि बिना पढ़े हुए ना मिट्टी में हाथ डाला सोना निकल गया, तो उतनी अच्छी आपकी किस्मत है तो आप, मैं कहूंगी बिना पढ़े चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो, भगवान हमें तब देगा जब ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो ईमानदारी इस पे अपनी दिखा देना। फाइनल स्ट्रेटेजी मेरी साइड से, भाई शॉर्ट नोट्स बना लो।
ताकि बार बार बुक्स खोलनी ना पड़े। एक बार चैप्टर पढ़ा, सेकेंड टाइम में क्या करो, एक पेज लिया, ठीक है, पेज को फोल्ड कर लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया तो बीच में से एक लाइन बन गई, अब एक लाइन ड्रॉ कर लो, सिंपल सा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 3 सेक्शन बना दो, पर वो मुझे लगता है बहुत कंजेस्ट हो जाता है। उतने छोटे छोटे वर्ड्स में आपको कोई परिचय तो ना बनानी नकल के लिए, खुला खुला लिखो, अच्छा लिखो कि दिख जाए। लेकिन कोशिश करो एक पेज के 2 पार्ट आगे पीछे लिखो, कोशिश करो कम से कम स्पेस में आपका ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स आ जाए। होगा क्या, माइंड पे क्या असर पड़ता है, सपोज आपने, जैसे मैंने किया था केवीएस के टाइम पे, अपने सब्जेक्ट के जो मेन इंपॉर्टेंट नोट्स थे ना वो मैंने लिख लिए थे। मैंने ऐसे पेज को, मैं दिखा भी दूंगी सैंपल नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया पेज को, यहाँ पे मैंने पूरे अपने नोट्स लिखे, यहाँ पे नोट्स लिख लिए, ठीक है। और फिर मैंने पीवाईक्यू करे, पीवाईक्यू में जो टॉपिक मेरे गलत हो रहे थे उन टॉपिक्स को दोबारा लिख लिया कि भाई ये तो स्टैटिक वाले, इनको याद करना ही करना है, ठीक है। इस तरीके से लिखा। उससे अंदर से क्या पॉजिटिविटी आती थी कि मैं अगर शाम को वॉक कर रही हूँ ना, ठीक है, मुझे बैठ के पढ़ने की जरूरत है, मैं शाम को वॉक कर रही हूँ, मैं एक पेज लेके गई, एक पेज में मेरा आगे पीछे कुछ कुछ टॉपिक इतने छोटे थे कि आगे पीछे मिला के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मेरे को इतनी खुशी होती थी यार, मैं 10 मिनट के वॉक में मैंने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए। तो ये होता है, अगली बार आप पढ़ोगे तो 5 मिनट में हो जाएंगे, और आपकी आंखों के सामने एक पेज पे आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके पहले 50 वो लाइन्स मिल जाएंगे अलग अलग नोट्स की। तो उससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि आपको हर बार अगर बारी बारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी तो दिमाग पे प्रेशर आता है, यार इतनी बड़ी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो हम देखते हैं ना वही चीज दिमाग में सिग्नल जाती है। दिमाग देख रहा है, आके देख रही है एक पेज, दिमाग के पास सिग्नल जाएगा सिर्फ एक ही तो पेज है, काम अपने आप हल्का हो गया, मजा आएगा करने में। ट्राई करके देखना, मतलब आपको सच में मजा आएगा, ये मैंने खुद करके देखा है चीज। उसके बाद भाई पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यूज को भी जो क्वेश्चन बार बार जो स्टैटिक वाले, लाइक कोई स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया, किसी का हेडक्वार्टर पूछ लिया, इस टाइप की कोई चीजें अगर पूछ ली, ठीक है, या कोई फॉर्मूला पूछ लिया, तो उसको लिख लो। अगर वो आपके गलत हो रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा, आपको लगता है भूल सकते हो, तो उनको भी इन शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। पीवाईक्यू लिख के हेडिंग डालो पीवाईक्यू, और उनको 1 2 3 करके लिख लो कि पीवाईक्यू 2018 में ये स्टैटिक क्वेश्चन थे, ये गलत हुए थे, 10 क्वेश्चन ये गलत हुए थे, या जो मुझे लगता है कि तुक्के से सही हुआ था, उन सबको लिख लो। ठीक है, ऐसे ही तो होगा, बार बार तो ना पूरा का पूरा पीडीएफ खोल के देखोगे आप। और आपको वीकली टेस्ट देना है, जो भाई मॉक टेस्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक से अपना ये स्ट्रेटेजी बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू करो, वीकली टेस्ट। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस का टाइम है करने का, करो। सिलेबस करने का टाइम नहीं है, मत करो, पीवाईक्यू करो। जो टॉपिक कमजोर है उसको रिवाइज कर लो बस, तो यूट्यूब वीडियो देख लो अपने टॉपिक से रिलेटेड, या खुद से पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी उठाओ, खुद से पढ़ो, एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ नहीं है। क्या आपके स्कूल के टाइम की 11th 12th की, ग्रेजुएशन की, जो भी आपके पास प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है उनको उठाओ, रिवाइज करो, सब कुछ अवेलेबल है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, डन। रिविजन रूल, भाई एक दिन पढ़ा, अगले दिन रिवाइज किया, 7वें दिन टेस्ट दे दिया। हालांकि इसके लिए मैं ज्यादा बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो मैंने फॉलो किया था, और प्रॉपर बताऊंगी कि अच्छा रिवीजन कैसे करना है, प्रॉपर बिल्कुल साइंटिफिक मैनर में, ताकि आपको दिक्कत भी ना आए और मजे मजे में आपका रिवीजन भी हो जाए। तो भाई ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन। और कुछ भी सजेशंस हो आप जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताइएगा। कुछ चीज अगर इस वीडियो में होनी चाहिए थी वो स्किप हो गई हमसे, वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कमेंट्स के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूं, जो भी आपकी क्वेरीज है। जरूरत पड़ी तो मैं एक छोटी सी वीडियो भी बना दूंगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज की वीडियो वाकई में बहुत लंबी हो गई है, और मैं चाहती हूँ छोटी छोटी वीडियो बने ताकि आपको भी मजा आए देखने में। लंबी वीडियो में आप लोग भी बोर हो जाते हो, पर क्या करें, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि कंटेंट तो पूरा दूं ना, तो मेरा वही फोकस था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना प्लान बनाइए। आपका प्लान का एक रोड मैप मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अगली वीडियो किस चीज के लिए चाहिए उसके लिए भी कमेंट बताइएगा, कि पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए सीडीपी का, या सिर्फ नोट से चला लोगे काम, जैसा कहोगे वैसा इस पे वीडियोस में डालती रहूंगी, लेकिन टाइम से बताना ताकि मैं भी प्लान करके वीडियोस डालूं, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।